और चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से सामने आ रही है। दरअसल ईडी की कार्रवाई के बाद अब लोकायुक्त भी सवालों के घेरे में है। दरअसल लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ईडी को कैसे ये दस्तावेज मिले, क्या प्रदेश की जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा को बचा रही थी, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब पैदा होता है कि क्या प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो सौरभ शर्मा को बचा रही थी, संरक्षण दे रही थी। चूंकि ईडी की कार्रवाई के बाद अब लोकायुक्त सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ईडी को कैसे ये दस्तावेज मिले, कैसे ये दस्तावेज प्राप्त हुए, इन सभी सवालों से अब लोकायुक्त कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ एक ये प्रश्न चिन्ह भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि क्या जो प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं वो सौरभ शर्मा को बचा रही थी, क्या उसे संरक्षण दे रही थी, क्या उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। कई सारे सवाल अब कहीं ना कहीं खड़े होते हैं इस जांच के बाद, इस कार्रवाई के बाद। और देखने वाली बात होगी कि जब ये जांच होगी तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा। चूंकि लगातार सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी ने कई बार कार्रवाई की और अब एक ईडी का चूंकि पोस्ट भी जारी हुआ था जिसमें ईडी ने कार्रवाई के बाद मामले पर जानकारी दी थी और उसमें कई अहम दस्तावेजों का खुलासा किया था। और ईडी ने अपने पोस्ट में कहा भी था कि सौरभ शर्मा के जब घर पर छापामार कार्रवाई की गई, कार्यालय पर जब छापामार कार्रवाई की गई तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 करोड़ जो रुपए हैं वो सौरभ शर्मा के परिजनों के बैंक बैलेंस में भी पाए गए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी ने बरामद किए थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, सौरभ शर्मा मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बहुचर्चित तो है ही, लेकिन इसके साथ अब ये तूल भी पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में एक और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ईडी ने कार्रवाई की उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं कि क्या वो सौरभ शर्मा को बचा रही थी, क्या उसे संरक्षण देने की कोशिश की जा रही थी? निश्चित तौर पर नैन्सी, ये बड़ा सवाल है और उठना भी वाजिब है। लोकायुक्त पुलिस छापा मारती है सौरभ शर्मा के ठिकानों पर और इसके बाद कार्रवाई करती है, वहाँ से दस्तावेज जब्त करती है, करोड़ों रुपए सोना चांदी जब्त करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन या रात में इनकम टैक्स बड़ी संख्या में वहाँ पे बड़ी मात्रा में 10 करोड़ के लगभग नोट बरामद करती है कार से और 52 किलो सोना जब्त करती है। तो एक सवाल तब उठता था कि लोकायुक्त ने क्या कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही बरती, क्या उसकी जो छापे की कार्रवाई थी वो लीक हो चुकी थी, सौरभ शर्मा को भनक लग चुकी थी। पहला सवाल ये उठ रहा था पहली बार ही, पहली कार्रवाई में। लेकिन आप देखिए कि इनकम टैक्स की कार्रवाई हो जाती है, लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई हो जाती है और 2-3 दिन बाद ईडी की एंट्री होती है और ईडी इसके बाद 23 करोड़ के दस्तावेज जब्त करती है, 6 करोड़ की एफडी पता करती है। और इसी तरह से जबलपुर ग्वालियर में छापे मारकर उनको जिस तरह से वो मिलती है जानकारी कि 4 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक बैलेंस मिलता है, तो ये सवाल खड़े करता है कि 2-3 दिन बाद जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो लोकायुक्त कहाँ चूक कर गया? क्या ये जानबूझकर चूक की गई थी या लापरवाही हुई है जो कि पहले से पूरी छानबीन नहीं की गई और एक साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो दस्तावेज लोकायुक्त को पहले दिन ही बरामद कर लिए जाना चाहिए थी, पूरी संपत्ति के साथ साथ अन्य जानकारियां अन्य जगह छापे मार लेने चाहिए थे, वो बाद में कैसे इस तरह की संपत्तियां और इस तरह के दस्तावेज ईडी को कैसे मिल रहे हैं? ये इसलिए बड़ा सवाल उठता है क्योंकि इससे पहले भी ईओडब्ल्यू में जो कि आर्थिक अपराधों की जांच करती है वहाँ पे शिकायत की गई थी सौरभ शर्मा की, लेकिन सौरभ शर्मा को बाकायदा वहाँ से क्लीन चिट मिल जाती है। फिर बाद में लोकायुक्त में भी शिकायत होती, लगातार सौरभ शर्मा की शिकायत हो रही थी। इसके बावजूद भी यदि प्रदेश की जांच एजेंसियां निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही होती तो ये खुलासा बहुत पहले हो चुका होता। लेकिन यदि खुलासा भी हुआ है तो कहीं ना कहीं वो सवाल इसलिए खड़े कर रहा है कि बहुत सारे लूप होल आपने छोड़ दिए। गाड़ी आपके सामने से गुजर जाती है, आप उनके पड़ोस में जो उनके मकान है, जो उनके दोस्तों के मकान है, परिजनों के मकान है, वहाँ पे आप तलाशी नहीं लेते हैं, वहाँ से ईडी दस्तावेज जब्त करती है, इनकम टैक्स की एंट्री होती है, वो बड़ी संख्या में सोना और करोड़ों रुपए जब्त करती है। तो इसलिए सवाल तो खड़े होते हैं और उन सवाल का जवाब देना चाहिए लोकायुक्त को। और इसके साथ साथ एक और खुलासा हुआ है, आरटीआई एक्टिविस्ट ने अभी सामने आए हैं कि उन्होंने 4 और पुलिस वालों की शिकायत की है लोकायुक्त पुलिस को कि ये 4 लोग और ऐसे हैं
जो सौरभ शर्मा के वफादार हैं, उनके खास हैं और ये आरटीओ में उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से सौरभ शर्मा काम करता था। सौरभ शर्मा के अधीनस्थ हैं, इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति की जानकारी भी लोकायुक्त को दी गई है। हालांकि लोकायुक्त के एसपी ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि जो शिकायतें मिली हैं उनको, जो सौरभ शर्मा के मामले की जांच चल रही है उसमें जोड़ लिया जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अब पहले से ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लोकायुक्त पुलिस पर, तो अब ये देखना होगा कि लोकायुक्त पुलिस अपनी छवि को साफ दिखाने के लिए किस तरह से काम करती है, क्या वो निष्पक्षता से काम करती है और जो चूक उससे हो गई है या जो गलतियां हो गई हैं या जानबूझकर की गई हैं उनको कैसे सुधारती है। नैन्सी, बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश सर कहीं ना कहीं एक और सवाल खड़ा होता है। अब तक की अगर हम कार्रवाई को देखें तो कई कड़ियां इस कार्रवाई से जुड़ती गई और कई सारे जो नाम हैं वो भी अब उजागर हुए हैं, और ऐसे में अब आने वाले समय में जब इस पर और कार्रवाई बिठाई जाएगी और गहनता के साथ जब जांच की जाएगी तो ये संभव है कि कहीं ना कहीं और भी लोगों के नाम और भी लोगों की संलिप्तता सामने आएगी। क्या उम्मीद है कि किसी का संरक्षण प्राप्त हो या किसी बड़े जिम्मेदार का या किसी एक पार्टी प्रमुख या किसी एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण सौरभ शर्मा को प्राप्त हो? निश्चित तौर पर नैन्सी, इतना बड़ा करोड़ों का कारोबार शुरू किया है, अवैध कमाई, काली कमाई इकट्ठी की है, तो बिना किसी संरक्षण के ये संभव नहीं है एक सिपाही के लिए। निश्चित तौर पर चाहे वो राजनेताओं का संरक्षण हो, चाहे अधिकारियों का संरक्षण हो, भारी संरक्षण उनको मिलता रहा होगा और इसी वजह से ये संपत्ति उनने अर्जित की है और इस तरह से बेखौफ होकर उनका इन्वेस्टमेंट किया, चाहे दोस्तों के नाम पर किया हो, पेट्रोल पंप खरीदे हो, माइनिंग के क्षेत्र में लगाया हो या संपत्ति खरीदी हो, अचल संपत्ति हो और ज़मीनें खरीदी हों। और आप देखिए कि निडरता कितनी थी कि यदि वो एक सरकारी एजेंसी को, सरकारी कंपनी को भी 19 लाख रुपए और करोड़ों रुपए नगद में भुगतान कर रहे थे, जबकि ऐसा नियम है कि 2 लाख से अधिक का भुगतान नगद में कर नहीं सकते हो, आपको बैंकों चेक के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ये भुगतान करना होता ताकि आप पर नज़र रखी जा सके। लेकिन यदि आप करोड़ों का भुगतान नगद में कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी का संरक्षण है आपको, तो संरक्षण नहीं होता तो इतने व्यापक स्तर पर आप इस तरह का कारोबार अवैध रूप से नहीं कर सकते थे। आप देखिए कि आप पर कोई पुलिस हाथ डालने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आप पे शिकायत हुई है वो क्लीन चिट आपको यदि कोई एजेंसी दे रही है जो आर्थिक अपराध की जांच करती है तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण रहा होगा। लेकिन अब हम उम्मीद कर सकते हैं नैन्सी, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि अब प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। केंद्रीय 2 एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि अब उस तरह से बचाने की कोशिश नहीं हो पाएगी, उस तरह से राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक और अफसरों का संरक्षण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 4 एजेंसियां हैं, 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो हमने देखा कि प्रदेश की एजेंसियों ने यदि कोई लापरवाही बरती है या जानबूझकर कोई चूक की है तो केंद्रीय एजेंसियों को पकड़ लिया है और इसका खुलासा हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि एजेंसियां भी इस पर ये ध्यान रखेंगी कि दूसरी एजेंसी भी उन पर नजर रखे हुई है और वो भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में वो अपनी कार्रवाई को निष्पक्षता से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उम्मीद ज्यादा है कि अब कोई राजनीतिक संरक्षण, कोई प्रशासनिक संरक्षण सौरभ शर्मा को बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात भी होगी कि आखिरकार इस मामले में आगे कितने और बड़े खुलासे होंगे और कार्रवाई की जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में इस मामले में की जाएगी और किन किन पर यह कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि ईडी ने की कार्रवाई के बाद अब जहां लोकायुक्त कई सारे सवालों के घेरे में और इसके साथ एक और ये बड़ा सवाल भी अब उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या जो प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं वो सौरभ शर्मा को बचा रही थी, क्या उसे संरक्षण दे रही थी,